नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट नहीं है, कुछ हिडन पॉइंट भी आपके साथ शेयर करूंगा, साथ आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है अदानी पावर। देखिए, अदानी ग्रुप के एक ट्रस्टेड कंपनी के हिसाब से मैं मानता हूँ अदानी पावर को। अभी देखिए, अदानी पावर के ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट्स है और बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आए हैं कि सर अदानी पावर के ऊपर क्या करूं, क्योंकि अदानी के 7 कंपनीज के ऊपर सेबी ने कुछ आरोप लगाया, सेबी ने कुछ मतलब नोटिस जारी किया। तो क्या अदानी ग्रुप के ऊपर कुछ बड़ा गिरावट का माहौल आने वाला है? देखिए, हिंडनबर्ग के जब रिपोर्ट आया था तब भी बहुत सारे लोगों का यही डाउट था कि अदानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अदानी के ऊपर इतने बड़े फेक आरोप लगा। हाँ, फेक कहना भी गलत होगा, क्योंकि कुछ आरोप सही भी थे, कुछ आरोप गलत भी था, फेक आरोप था, क्योंकि अदानी को डुबाने के लिए, हराने के लिए इस तरीके से किया गया था। मगर अदानी इतना स्ट्रांग कंपनी बन चुके हैं और गौतम अदानी इतना स्ट्रांगली बिजनेसमैन है जिन्होंने अदानी ग्रुप को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किए। और अदानी पावर मेरे एक फेवरेट कंपनी है, क्योंकि अगर मैं पेयर कंपनी के हिसाब से देखूं तो अदानी ग्रीन एंड अदानी पावर दोनों कंपनी ही एक टॉप लेवल में है। मगर अदानी ग्रीन को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि अदानी ग्रीन को प्रेफर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो वहाँ पे सेल्स भी कम है और प्रॉफिट भी बहुत कम है। मतलब सॉरी, सेल्स भी नेगेटिव में है, प्रॉफिट भी बहुत नेगेटिव में है। अगर अदानी पावर के बारे में बात करूँ तो सेल्स पॉजिटिव है, हाँ प्रॉफिट नेगेटिव में है। कोई बात नहीं, इस तरीके से होता रहता है, चलता रहता है। अगर दोनों के वेरीफाई करूँ तो पी रेशियो ध्यान से देखना, दोनों के पी रेशियो में कितना बड़ा अंतर है। अदानी पावर के जो पी रेशियो है वो 11 है और अदानी ग्रीन के पी रेशियो कितना है, 230 के आसपास है। मतलब हाई पी रेशियो एंड हाई वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी काम कर रहा है और पीबी रेशियो भी बहुत कम है। तो इसलिए मैं अदानी पावर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अदानी ग्रीन से। हाँ, आप कहेंगे सर अदानी ग्रीन तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। देखिए, अदानी पावर मान लेता हूँ कंपनी देखा जाए तो थर्मल पावर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, तो आज थर्मल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है फ्यूचर में वो थर्मल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा? नहीं, अदानी पावर हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी बहुत तेजी से काम करने वाले हैं और हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करने का वो थिंकिंग रख चुके हैं। तो अदानी ग्रुप के अगर देखेंगे तो अदानी पावर जो है वो सिर्फ आप देख सकते हैं, पिक्चर देखकर आपको क्लियर हो जाएगा कि वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, वो हर प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से वो खुद के बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी देखिए बिजनेस जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब विंड प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करने का फैसला लिया है। तो अदानी ग्रुप के इसी कंपनी के बारे में मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स जो आप शेयर किया था, तब आप देखेंगे तो अदानी ग्रुप के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था कुछ इस तरीके से कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना था। और एक कफ आज का नहीं, अराउंड देखा जाए तो 2022 से बना था और तब से लेकर इस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश वो किए थे मगर ब्रेक नहीं कर पाए। और फाइनली देखिए, ब्रेक होने के बाद एक शानदार जर्नी कंपनी के ऊपर देखने को मिला और हायर हाई बनते बनते वो आगे बढ़ रहा है। तो जो मेरा टारगेट है वो टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ 680 के आसपास। अगर एंटी लेवल से टारगेट तक देखूँ तो जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 66% के आसपास। तो कोई छोटा मोटा तो टारगेट नहीं है, ये पहला एंटी का टारगेट है। अगर दूसरा एंटी मिले तो और एक एंटी मिल सकता है, जहाँ पे एक रेंज बेसिस में एंटी मिला जो कुछ बाइंग कैंडल का रेंज बना 24% का। अगर यहाँ से नीचे आते, इस लेवल को टच करते, तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे फ्रेश स्ट्रेटजीज के बेसिस में मैंने जरूर यहाँ पे एंट्री देता। तो बेसिकली इस तरीके से स्ट्रेटजीज को हमेशा आपको स्टडी करके काम करना पड़ेगा और कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करना होगा। तो बाकी अदानी ग्रुप के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब। इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलीकैब लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। जब देखा जाए तो जीएसटी का 1000 करोड़ का टोटल इस कंपनी के ऊपर आरोप लगा था कि जीएसटी कंपनी ने चोरी किए, जीएसटी पेमेंट नहीं किए, घोटाला किया। तो इस तरीके से जब आरोप लगा था तो कंपनी के ऊपर बिग फॉल हो गया था, अराउंड 35% के आसपास शेयर गिर गए थे। तो तब मैंने आपको चीख चीख कर यही कहा कि कंपनी बेस्ट है, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे तो नहीं मिलेगा, तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। तो मैं एंट्री लिया और शानदार तरीके से टारगेट भी अचीव हुआ। तो कंपनी इसके ऊपर कितने तरीके से एंट्री और टारगेट मिला वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, जब करेक्शन हुआ इस नीचे लेवल में जब आया तब इस जगह पे मैंने एंट्री लिया।
और इस जगह पे एंट्री लेने के बाद ये जो गैप गैप स्ट्रेटजीज है, इस गैप में मैंने एग्जिट किया। तो ये मेरा गैप फिलिंग का स्ट्रेटजीज है, इसके ऊपर मैं बहुत बार काम किया हूँ। दूसरी बात, मैंने और एक स्ट्रेटजीज को फॉलोअप करके काम किया। वो स्ट्रेटजीज क्या है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान से देखना, जब पॉलीकैब एक बिग फॉल हो गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक बिग एक करेक्शन हुआ था न्यूज़ आने के बाद ही। 1000 करोड़ का घोटाला केस का मतलब जीएसटी ना पेमेंट करने का आरोप लगा था। जब करेक्शन हुआ तब मैंने देखा, जब कैंडल 200 डेज, ये जो लाइन जा रहा है ना, ये लाइन एक्चुअली 200 डेज मूविंग एवरेज है। 200 मूविंग एवरेज है। इस लाइन को कंपनी ने क्या किया, नीचे क्लोजिंग किया। जब नीचे क्लोजिंग किए तब इस कंपनी, आरएसआई भी मैंने चेक किया, आरएसआई 30 के नीचे आ गया। देखिए ये जो लाइन बीच में जा रहा है ना, ये आरएसआई का लाइन है। इस आरएसआई स्ट्रेटेजीज किस तरीके से यूज किया जाता है, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में मैंने डिस्कस किया। आप भी इसको ऐड करना चाहते हो तो इंडिकेटर में जाइए, यहाँ पे आरएसआई लिखिए। देखिए ये जो आरएसआई स्ट्रेटेजीज है, यहाँ पे देख सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि एक आरएसआई लाइन है, नीचे लाइन को ये जो डॉट डॉट लाइन नीचे दिख रहा है, ये 30 का लाइन है और ऊपर का जो है 70 का है। तो जब भी आरएसआई के नीचे 30 के नीचे टच करेंगे और उस टाइम 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोजिंग हो, तो उस जगह पे मैं एंट्री लेता हूँ। और टारगेट कहाँ पे बनता है, जब आरएसआई ऊपर जाकर 70 को टच करे तब मैंने एग्जिट करता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे एंट्री बना और इस जगह पे इसीलिए एग्जिट बना। तो एक शानदार तरीके से 36% का रिटर्न मिला, वो भी 85 डेज। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि स्ट्रैटेजीज को पहले सीख लीजिए। स्ट्रैटेजी सीख कर आप अगर काम करेंगे ना, कभी भी आपको डर नहीं लगेगा कि हाँ मैंने जो ट्रेड लिया वो क्या होगा, किस तरीके से जाएगा। हाँ टाइम लग सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे 100% गारंटी नहीं है कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया उसके बाद नीचे नहीं आएगा, वहाँ से ही वापस जाएगा, ऐसे कोई भी गारंटी नहीं है। बहुत सारे कंपनीज में बहुत ज़्यादा नीचे भी आए, उसके बाद क्लोजिंग हुआ सेम टू सेम रेंज में, मतलब जहाँ पे बाई हुआ था वहाँ पे क्लोज हुआ। जैसे एचडीएफसी बैंक के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया था, आपके साथ शेयर भी किया, तो मुझे 2% का प्रॉफिट मिला और वो भी 116 दिन लग गया। 116 दिन वेट करने के बाद भी 2% प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, कोई बात नहीं, लॉसेस तो नहीं होना। हाँ आप कहेंगे सर ब्रोकरेज आपको ज़्यादा लगेगा, चार्जेस आपको ज़्यादा लगेगा, कोई बात नहीं। देखिए कभी कभी आपको, अब अगर आप रियल लाइफ में भी बिजनेस करते हैं तो कभी कभी आपको मार्जिन, आपका जितना बाइंग प्राइस है उस बाइंग प्राइस में भी आपको प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। तो क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट ने आपने प्रॉफिट कमा लिए, तो आपका गोडाउन में जो स्टॉक पड़े हुए हैं उसको क्लियर करने के लिए आपको सेम मार्जिन में भी बेचना पड़ेगा। तो ये बिजनेस है, आप बिजनेस तरीके से सोचिए। तो बेसिकली मैं पॉलीकैब के ऊपर फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक कब बनेगा, उसके बाद हैंडल बनेगा, तब मैं एंट्री लूँगा। मगर मुझे लगता है वो बारी, मतलब वो सिचुएशन अभी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार वो हाई करते चले जा रहे हैं। और एक बड़ा सा टारगेट है, वो टारगेट ये मैंने नहीं दिया, मतलब मेरा तरफ से कोई भी नहीं है। वो टारगेट एक्चुअली जेफरीज ने दिया, जेफरीज एडजस्ट पॉलीकैब इंडियस लिमिटेड प्राइस, और वो भी कितना, 7125। तो 7125, और उन्होंने बाई कहाँ पे दिया, 5870 के आसपास। तो वहाँ से उन्होंने एक बहुत बड़ा टारगेट रखा। तो 7125 अराउंड अराउंड इस लेवल में होता है। तो अभी देखा जाएगा जेफरीज का टारगेट होता है कि नहीं होता है। तो जेफरीज के डिसीजन के ऊपर मैंने कोई टेन नहीं लिया, मैं हमेशा मेरा खुद के डिसीजन के ऊपर टेन लेता हूँ। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं कभी भी जब से मुझे स्टॉक मार्केट के स्टडी मैंने किया, कोर्सेज किए और एक्सपीरियंस किए इस फील्ड का, तब मुझे पता चला कि हाँ खुद के रिसर्च के ऊपर काम करना है, दूसरे बातों को सुनकर आपको कुछ नॉलेज लेना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे बातों को सुनकर आप ट्रेड मत करना, मेरे बातों को सुनकर आप बैक टेस्टिंग करना, प्रीवियस डेटा को चेक करना, क्या सही में इस तरीके से काम बना था। देखिए थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा। आप किसी भी जॉब में हैं तो वहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ता है सैलरीज कमाने के लिए। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो कितना मेहनत बिजनेस करने के बाद आपको पैसा मिलता है, उसी तरीके से ये भी एक बिजनेस के तरीके से देखिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हर दिन 1 घंटा 2 घंटा आप टाइम इसके लिए स्पेंड करिए, तो आपको बहुत मज़ा लगेगा। इस फील्ड में काम करने में इतना मज़ा है, जब तक इस मज़े को आप अ, समझ नहीं पाएंगे तब तक आपको यही लगेगा कि मैंने सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए आया हूँ। आप सिर्फ काम के ऊपर ध्यान दीजिए, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है जियो फाइनेंस। और मेरे बात से आप एग्री है तो जरूर एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे जो मेरा इतने सालों के एक्सपीरियंस एंड इतने सारे खर्चा करके मैंने कोर्सेज किए करने के बाद सारी चीज़ों में आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ता है। आप कर सकते हैं, आप कोर्सेज कर सकते हैं। हाँ मेरा कोई कोर्सेज नहीं है कि मैं आपको बेचूं, मेरा आज तक कोई भी पेड वर्जन नहीं है। मैं कोई भी प्रोडक्ट आपको बेचना नहीं चाहता, मैं आप सारी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना चाहता हूँ। तो जियो फाइनेंस के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी की जो मार्केट कैप है करीबन 2,30,000 करोड़ के आसपास है।
तो इस कंपनी के ऊपर एक सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगा। तो बेसिकली टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जब जर्नी एक लंबा जर्नी देखने को मिला, इसके ऊपर दो दो बार मैंने टेल लिया, उसके बारे में मैं चर्चा अभी नहीं करूंगा। अभी देखिए एक ट्रेड बना है, यहाँ पे एक रेंज बना है। रेंज का मतलब कंटिन्यूसली एक बाइंग रेंज बना, 1 2 3 4 5 बाइंग कैंडल बना, और इस बाइंग कैंडल को मैंने जब मार्किंग किया तो 27% का यहाँ पे रेंज देखने को मिला। तो जब 27% का रेंज देखने को मिला, इस रेंज के बेसिस में आपको काम कैसे करना है, जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब मैं क्या करूंगा, इस जगह पे मैं एंट्री लूंगा। तो मैं काम इस तरीके से करता हूँ, जब भी कुछ इस तरीके से बाइंग कैंडल का रेंज बने तो मैं हमेशा देखता हूँ कि वो बाइंग कैंडल का रेंज 20% के ऊपर है कि नहीं है। अगर 20% के ऊपर है और वो कंपनी लार्ज कैप कंपनी है और कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो रहा है और फाइनेंशियली फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, तो जब भी इस लेवल को टच करेंगे तब मैं एंट्री लूंगा। और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पे जो जहाँ पे इसका हायर लेवल है, उस कैंडल क्लोज हुआ है हायर लेवल, सॉरी क्लोज नहीं, हाई किया है, उस लेवल में मैं एग्जिट करूंगा। तो बेसिकली नीचे नहीं आया तो एंट्री बना है नहीं, तो कोई बात नहीं। अभी देखिए कंपनी लगातार जार्नी करने के बाद जब करेक्शन हुआ था, मैंने आपको ये समझा कि यहाँ से कभी ना कभी वो रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा। तो फाइनली इस रेंज बहुत स्ट्रांगली इसका सपोर्ट रेंज बना, इसी सपोर्ट को फेस करने के बाद कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई टेन नहीं है, क्योंकि मुझे कोई पैटर्न्स नहीं दिखा, इसलिए मैंने काम नहीं किया। जो पैटर्न्स के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ वो पैटर्न तो आया ही नहीं, तो इसलिए हमेशा आपको इंतजार करना पड़ेगा आपके सही पैटर्न्स के लिए, सही स्ट्रेटजीज के ऊपर। तो ऐसे नहीं कि हर जगह पे आप एंट्री लेते रहेंगे तो आपको हमेशा लॉसेस ही होगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एच। तो एच एक 2300 करोड़ का कंपनी है। तो बेसिकली इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है स्प्लिट का। तो 24 ऑफ में कंपनी खुद का जो फेस वैल्यू 5 रुपया था वो 2 रुपया बनने जा रहा है। मतलब कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको स्प्लिट देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।